नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब जब चुनाव आते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो एक बार फिर से आ जाते हैं। इनमें से आपने देखा होगा कि सबसे पहला मुद्दा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव। नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में जो सरकार है उसके साथ रहते हैं तो ये बात लगातार जोर नहीं लगाते हैं कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन जैसे ही केंद्र और बिहार में अलग अलग सरकारें आती हैं, चुनाव आता है तो इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मुद्दा है जो बहुत गंभीरता से इस देश की राजनीति और खास करके बिहार से शुरुआत कर रही है, वो है सवर्णों की राजनीति। क्या सवर्णों की स्थिति और सवर्णों का वोट बैंक किसी का सरकार बनाने और सरकार नहीं बनने का कारण बन सकता है? इस सवाल का जवाब बड़ा ही पेचीदा है, लेकिन 12 वर्ष पहले बिहार में बने सवर्ण आयोग, उसकी स्थिति क्या है, क्या हुआ और उसके बनाने का मकसद क्या था। तब कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को सवर्णों का वोट चाहिए और उसी के आधार पर वो 2005 में सरकार में आए थे। 2013 में लगभग 2.5 सालों के बाद इस आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट का मकसद था कि सवर्णों की वर्तमान स्थिति को जानते हुए उनके लिए काम करना, योजनाएं बनाना। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद, जो कि पूरे तामझाम के साथ लाया गया था और इस आशा से लाया गया था कि सवर्णों की दिन दुनिया सुधरेगी, लेकिन वही हो गए ढाक के 3 पात। आपको बता दें कि सवर्ण देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके वोट का क्या मायने है, ये कांग्रेस समझती थी, भारतीय जनता पार्टी समझती है और समझते तो नीतीश कुमार भी हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें 2 खेमा हो गया है। एक शोषक वर्ग है और दूसरा शोषित वर्ग है। आज जो शोषक है वो कल शोषित हुआ करता था, लेकिन शोषित होते हुए भी आज शोषक की भूमिका में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये कभी न बदलने वाला सामाजिक प्रक्रिया है। 2 साल से अधिक समय में 25 जिलों का भ्रमण करने और कई जगहों पे कई लोगों से बातचीत करने के बाद जो रिपोर्ट आए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले और तथ्य काफ़ी मजबूत थे। 49% ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो सवर्ण के हैं वो गरीबी के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये चौंकाने वाला परिणाम जरूर है, क्योंकि इतना आंकड़ा तो उन लोगों का भी नहीं है जिनको कहा जाता है कि दलित हैं या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। आपको बता दें कि सरकार ने कई योजनाएं लाई हैं। अब सरकार उसका हवाला दे सकती है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, हम छात्रों को मदद करते हैं, लेकिन आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं और इस 49% ग्रामीण बच्चों के पढ़ाई छोड़ने के इस हेतु को, इस कारण को और रिसर्च को आप अलग नहीं कर सकते हैं। कृषि की बात करें तो हमारा समाज जो है वो कृषि पर आधारित है और ख़ास करके सवर्णों की बात करें तो सवर्ण समाज का मुख्य पेशा ही कृषि है। पर अभाव और गरीबी के चलते ज़मीनों के बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 55% सवर्ण के पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है। इसका मतलब कि उनके पास 1.5 बीघा के आसपास ज़मीन है और इसमें वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। खास करके अगर बात करें तो ब्राह्मणों के पास 10 बीघा, भूमिहारों के पास 30 साल में और राजपूत कायस्थ ये जो हैं उनमें 10 बीघा वाले जो ज़मीन के मालिक थे वो 2 बीघा पर आकर टिक गए हैं, क्योंकि कृषि से उनका रोजी रोजगार या परिवार नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में ज़मीन बेचने के सिवाय उनके पास कोई भी जीवन यापन का, पढ़ाई का, शादी का, श्राद्ध करने का कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है जिससे कि वो पूरा कर सकें, और ये सारी ज़रूरतें उनको अपनी ज़मीन बेचकर पूरी करनी पड़ती है। अगर आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो 46% सवर्ण गरीब कृषि पर निर्भर करते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 46%, ब्राह्मणों की संख्या इसमें 37% से ज़्यादा है, तो भूमिहारों की इसमें संख्या 62% से ज़्यादा है, तो वहीं 50% के आसपास राजपूत समाज के लोग कृषि पर निर्भर हैं। कायस्थ भी 22% हैं। लेकिन ज़मीन बेचने वालों की अगर श्रेणी में देखा जाए तो ब्राह्मणों की स्थिति 8% है, 10.5% से ज़्यादा भूमिहारों ने अपनी कृषि वाली ज़मीन बेची है, तो वहीं 18% जो राजपूत समाज के लोग हैं वो बेच रहे हैं। तो कायस्थ समाज ने तो लगभग 4.5% अपनी ज़मीनें बेच दी है, क्योंकि वो अपना भरण पोषण उस ज़मीन को बेच करके ही करते हैं। 55% सवर्णों के पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है, ये रिकॉर्ड हमने आपको दिया था। 33.4% अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है लोगों के पास, तो 19% से ज़्यादा यानी 20% अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं
और इसके साथ साथ 47.8% पक्का मकान में है और पक्के और कच्चे मकानों में रहने वालों की संख्या 25% है। आपको बता दें कि 36% सवर्ण गरीबी रेखा से नीचे हैं और इनके साथ साथ आपको बता दें कि इनके पास कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 36% गरीबी रेखा से नीचे हैं। 36% सवर्णों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में 48.7% ग्रामीण आबादी पीपीएल कार्ड से भी वंचित है। तो वहीं आपको बता दें कि 42.2% के पास राशन कार्ड तक नहीं है और 79% सवर्ण राशन की दुकानों के नियमित उपभोक्ता हैं। ये साफ बताता है कि सवर्णों की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहार एवं शहरी क्षेत्रों में कायस्थों की स्थिति अगर देखेंगे तो वो काफ़ी खराब है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रेगुलर सैलरी वाले की बात करें तो रेगुलर सैलरी वाले में 32.7% सवर्ण है, तो वहीं 34% लोगों को रेगुलर सैलरी भी नहीं मिलती है और वो काम करने के लिए मजबूर हैं क्योंककि उनकी आवश्यकता है। तो वहीं 24% स्वरोजगार ग्रामीण पर निर्भर करते हैं, लेकिन ग्राम में क्या स्थिति है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 60% ऐसे लोग हैं जो सैलरी के लिए अपने घर से निकलकर अपने मूल व्यवसाय को छोड़कर अलग अलग जगह भटकते हैं। 90% युवाओं के पास ग्रेजुएट की डिग्री है जो सवर्ण समाज से आते हैं। 49% गरीब सवर्ण बच्चे जो पहले भी हमने आपको बताया कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो पलायन करने वालों में सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखें तो उसमें 43-43.5% सवर्ण आते हैं। सवर्ण आयोग के गठन का उद्देश्य था कि ऊंची जातियों की स्थिति का पता लगाया जाए, उनके पिछड़ेपन के कारणों को आइडेंटिफाई किया जाए, लाभ के स्रोत क्या हैं और उनके लिए कैसी योजनाएं बताई जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को और ऊंची जातियों में शैक्षणिक एवं अन्य क्षेत्रों में कैसे विकास किया जा सके, समानता लाई जा सके, इसको लेकर के सवर्ण आयोग का गठन किया गया था, लेकिन वो निष्क्रिय रहा। इसके बाद आपको बता दें कि जो सिफारिशें लागू की गई थी उसमें गरीब सवर्णों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने का अनुरोध किया गया था। सालाना 1.5 लाख से कम कमाने वाले सवर्ण परिवार गरीबी रेखा के नीचे माने जाएं, इसकी बात की गई थी। और 1 से 10 वर्ग तक के छात्रों जिनके परिवार की आय 1.5 लाख से कम है उन्हें छात्रवृत्ति देने की भी बात की गई थी। आपको पता है कि सरकार ने कई योजनाएं बना के रखी है। 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण भी केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में जो स्थिति है उसमें सवर्ण पिछड़ों से भी, अति पिछड़ों से भी और दलितों से भी बुरी स्थिति में है, जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। ये बातें सामने आती है। अब देखना होगा कि सरकार इसे कैसे ठीक कर पाती है और आने वाले 2024 के चुनाव में क्या इसे मुद्दा बनाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और सवर्णों को ऐसा लगता है कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें बड़ा हस्तक्षेप इन सवर्णों का होगा और इनके वोट बैंक से ही कोई भी सरकार और प्रधानमंत्री बनने और नहीं बनने का कारण हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।